नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले खबर पुलवामा से, जहां पर 3 आतंकियों का काम तमाम कर दिया है सुरक्षा बलों ने। कल शाम से मुठभेड़ लगातार जारी थी। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद लगातार मुठभेड़ चल रही थी। लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि फिलहाल खबर आई है 3 आतंकवादी मारे गए हैं। ये पुलवामा से खबर है। हालांकि इसमें एक सुरक्षा जवान भी शहीद हो गया है। कल शाम से लगातार सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन चल रहा था, जिसके बाद सुबह भी लगातार फायरिंग हुई। पूरी चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया था। आने जाने के तमाम रास्ते पूरी तरह से सील कर दिए गए थे। और इस बीच खबर ये आ रही है कि 3 आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि स्ट्रेटेजी सुरक्षा बलों की तरफ से यही थी कि पहले उनको ये बताया जाए कि वो सरेंडर करे, और अगर नहीं होता तो खबर ये भी मिल पाई थी कि वहां पर उनका काम तमाम कर दिया जाए। 3 दहशतगर्द मारे गए हैं। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार जारी है। लेकिन दुखद खबर यह कि ऑपरेशन में एक जवान शहीद हो गए। लश्कर से जुड़े हुए थे तीनों आतंकी, ये भी खबर मिल पाई है। तीनों आतंकी लश्कर से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू में आतंकी हमले की साजिश के बाद अब इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के ऊपर ड्रोन उड़ता नजर आया है। भारत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पाकिस्तान सरकार से इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय इसी मुद्दे पर बयान जारी कर सकता है। इस बीच बड़ी खबर यह कि आज जम्मू के अन्य सेक्टर में पाकिस्तानी सीमा पर फिर से एक ड्रोन उड़ता नजर आया। बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलियां दागी, लेकिन उसको गिरा नहीं पाए। सुबह का वक्त था, तड़के 4 बजे के आसपास हिंदुस्तान की सरहद की तरफ, पाकिस्तान हिंदुस्तान सरहद की तरफ ये ड्रोन उड़ता नजर आया, जिस पर बीएसएफ की तरफ से गोलियां दागी गई, लेकिन गिरा नहीं पाए। और खबर ये भी जो सूत्रों के हवाले से मिली कि वो ड्रोन वापस पाकिस्तान की तरफ चला गया। अरनिया सेक्टर में सुबह 5:20 पर दिखा ड्रोन। जम्मू में फिर से दिखा। बीएसएफ जवानों ने उस ड्रोन पर गोलियां चलाई, लेकिन उसको गिरा नहीं पाए। पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की ड्रोन दिखने की कई खबरें पिछले कई दिनों से आ रही। थोड़ी देर में अचानक से ड्रोन गायब भी हो जाता है। रविवार को जम्मू में लगातार दिख रहे हैं। रविवार से ही ड्रोन लगातार नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पंजाब से लेकर बिहार यूपी तक में सियासी पारा गरमाया हुआ है। हम 3 राज्यों के हालात आपको बताएंगे। पंजाब, जहां पर सुलह के रास्ते में बड़े कांटे हैं, क्या हिंदू कार्ड से सुलझेगा पंजाब? यूपी में मायावती ने अखिलेश को स्वार्थी सियासत के लपेटे में लिया है। वहीं तीसरी तस्वीर बिहार की है, जहां पर नीतीश अपनों के फेर में फंस गए हैं। 3 तस्वीरें पंजाब में, जहां कैप्टन वर्सेस सिद्धू लगातार जारी है। और आज नया मामला इसमें यह आया कि बिजली कटौती को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेर लिया है। अपनी ही सरकार पर सवाल दाग दिए हैं। वहीं बिहार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मामला सामने आया, गरमाता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन की नीति को लेकर मायावती ने अब तंज कसा है। कहा है कि अब छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन एक मजबूरी है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी है। बहरहाल 3 बड़ी तस्वीरें पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश की। गर्मी से बेहाल पंजाब, जहां पर बिजली संकट गहराता जा रहा है। टाइमिंग दफ्तरों के सेट कर दिए गए हैं, लेकिन सिद्धू का यह कहना है कि सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। तो पंजाब में बिजली को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। सिद्धू ने अपनी ही कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है। सरकार ने बिजली कटौती लागू की थी, लेकिन आज सिद्धू ने कहा है कि बिजली कटौती की जरूरत ही नहीं है, सही दिशा में काम करने की जरूरत है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब महंगी बिजली खरीद रहा है। 3 थर्मल पावर प्लांट पर निर्भरता महंगी पड़ रही है। बादल सरकार ने बिजली खरीद समझौते किए थे, जिन्हें अमरिंदर सरकार ढो रही है। सिद्धू ने कहा है कि पंजाब सस्ती बिजली खरीद सकता है। तो बिजली को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को लगातार घेरते हुए कहा है कि सस्ती बिजली खरीदी जा सकती है, लोगों को दी जा सकती है। इस बीच पूरे पंजाब में, चाहे वो मोहाली हो, रोपड़ हो, लुधियाना हो, हर जगह पर लगातार अकाली और बीजेपी का प्रदर्शन, सड़कों पर कार्यकर्ता। हाल इस वक्त पंजाब का ये है कि चाहे अमृतसर हो या फिर
जालंधर होशियारपुर का इलाका 8 से 10 घंटे का बिजली कट, पावर कट लोग झेल रहे हैं। इस बीच सिद्धू का सीधा सवाल अमरिंदर सिंह से, और उन्होंने फैक्ट्स के साथ अपनी तमाम बातें रखी, जिसमें ट्वीट करते हुए लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए और बताया कि किस तरीके से अगर सिस्टम को सुधार लिया जाए तो बिजली कटौती की समस्या नहीं होगी। 3 निजी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उसी पर सिर्फ निर्भर पंजाब क्यों है, इसको लेकर भी सवाल नवजोत सिंह सिद्धू ने खड़े किए हैं। तो मांग कितनी है ये भी आपको बता देते हैं। 14,500 मेगावाट की मांग है, सप्लाई कितनी हो रही है? 13,700 मेगावाट की सप्लाई हो रही है इस वक्त पंजाब में। तो बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है पंजाब में, जिसको लेकर फैसले कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से लिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों का वक्त घटा दिया गया है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का ही वक्त रखा गया है। 2 बजे बंद हो जाएंगे दफ्तर, और इस बीच हिदायतें ये भी दी गई हैं कि ज्यादा बिजली इस्तेमाल न की जाए। बड़ा अफसोस है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले 4 सालों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर असी बनाया सी बिजली महकमे का, जो असी इन्वेस्टमेंट की सी, अगे ਵਧਾਉਣ ਦੀ बजाय वो सारी इन्वेस्टमेंट ਨੂੰ इंफ्रास्ट्रक्चर ਨੂੰ मेनटेन ही नहीं किया। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री ही अपने सूबे का पावर मिनिस्टर है। पंजाब ने पिछले 5 सालों में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की अगुवाई में इस हद तक नीचे गिर पड़ी है कि जो 10 साल पहले 2007 में जो हालात थे, वो पंजाब जो बिजली से सरप्लस था, लोगों की जनरेटर की दुकानें बंद हो गई थी, बिजली के कट भूल गए थे। आज पंजाब के कोने कोने में 10-10, 12-12 घंटे उस समय बिजली के कट लग रहे हैं जिस समय हमारे चावल की बिजाई होनी है। लोगों के 10-10 घंटे सारे पंजाब सड़कों पे उतरा हुआ है, और ये क्यों कर रहे हैं? बिजली के सब्सिडी का बिल बचाने के लिए अपने फार्म हाउस में जो 60-60 एसी चला रहे हैं, उधर लोगों के पखिया बत्ती तक बंद करी हुई है। और शर्मनाक क्या बात हो। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर। इस बीच बिजली के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने वाले नवजोत सिंह सिद्धू के घर का भारी भरकम बिल अभी भी बकाया है। उन्होंने पिछले 9 महीने से अपना बिल नहीं भरा है। कुल बिल की रकम है 8,67,540 रुपए। तो 9 महीने हो गए अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ही घर के बिजली बिल नहीं चुकाया है, लेकिन अपनी सरकार पर हमलावर जरूर है। बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर लगातार कैप्टन सरकार को घेरते हुए ट्वीट किए। सत्येंद्र चौहान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, हाल बेहाल पंजाब का, और हालात ये है कि चाहे दूर दराज के इलाके हों या शहरी इलाके हों, 8 से 10 घंटे का कट है, लेकिन इस बीच इस पूरे गर्मी में सबसे ज्यादा अगर कहीं पारा चढ़ा हुआ है तो वह है सियासत का। देखिए नवजोत, बिल्कुल जाहिर साफ बात है कि विधानसभा चुनाव हैं और विधानसभा चुनाव के मौसम में हर कोई इस पूरे मामले को कैश करना चाहता है। पंजाब की सड़कों पर आप चाहे मोहाली से लेकर अमृतसर चले जाइए, जगह जगह पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहां से कुछ कदम की दूरी पर भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके अलावा विक्रम मजीठिया अमृतसर में धरना दे रहे हैं। तो अकाली दल ने कहीं ना कहीं हल्ला बोल रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अपनी ही सरकार को कई सुझाव दिए हैं कि बिजली के संकट से कैसे निपटा जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मेरे हाथ में नवजोत सिंह सिद्धू का बिल है, और ये बिल है 8,67,540 रुपए का। और ये कहा जा रहा है कि पिछले 9 महीने से नवजोत सिंह सिद्धू ने बिजली का अपने घर का बिल नहीं भरा है, और ये उनके अमृतसर वाला घर है। तो कुल मिलाकर हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। पंजाब सरकार को नवजोत सिंह सिद्धू मुफ्त बिजली देने की सलाह दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि बहुत ही सस्ती पंजाब के लोगों को बिजली मिल सकती है। लेकिन सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले अपने घर की बिजली तो भरें। और इससे पहले यह भी बताना चाहूंगा नवजोत, अभी हमने कांग्रेस के तमाम नेताओं से बात की है। वो नेता ये भी दलील दे रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को सबसे पहले बिजली विभाग ही दिया था, बिजली का मंत्रालय उनको दे रहे थे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद से बिजली विभाग लेने से मना कर दिया था। अब जब नवजोत
सिंह सिद्धू बिजली को लेकर इतने सुझाव दे रहे हैं, इतनी सजेशन दे रहे हैं, पूरे राज्य को बिजली के संकट से उबारने की बात कर रहे हैं, तो बिजली विभाग का महकमा उन्होंने क्यों नहीं लिया? और जो महकमा लेते, सुधार करके दिखाते, तो कहीं ना कहीं कहने के लिए बातें कुछ और होती हैं और करने का काम कुछ और होता है। और नवजोत सिंह सिद्धू अब कहीं ना कहीं लगातार अपनी ही सरकार में कहीं निशाने पर आ गए हैं। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता, जो कि विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल है उनको, राजकुमार विरका ने उनको सवालिया निशान लगाया है कि नवजोत सिंह सिद्धू तब कहां थे जब उनको बिजली विभाग का मंत्री बनाया जा रहा था, तब क्यों नहीं वो सुझाव लेकर आए? और अब जब ये संकट राज्य में आया हुआ है बिजली का, ऐसे में अपनी सरकार को फिर से नवजोत सिंह सिद्धू कहीं ना कहीं निशाना बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सियासी पारा भी अब पंजाब की राजनीति में हाई होता जा रहा है। सही कहा आपने, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन सतेन, सीधा तौर पर अगर देखा जाए तो मुश्किलें कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए भी। ये बात सही है जिस तरीके से आप नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहे हैं कि पहले खुद का बिल नहीं भरा, महकमा दिया गया, वो नहीं लिया, लेकिन अब सवाल उठा रहे। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी भी उठा रही, जो पहले से वादा ये कर चुकी है कि हमारी सरकार आई तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। इस बीच बादल सरकार की पिछली जो बादल सरकार थी उसमें सुखबीर सिंह बादल जब डिप्टी मिनिस्टर थे, उन्होंने भी अब सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। जी बिल्कुल नवजोत, अकाली दल लगातार कांग्रेस की सरकार पर, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साध रहा है। और दरअसल इसकी वजह क्या है, इसको भी अगर आप समझने की कोशिश करें, सरकार अनुमान नहीं लगा पाई। एकदम गर्मी बढ़ी और गर्मी बढ़ने की वजह से, और साथ ही कोरोना की महामारी के बाद पूरे राज्य में लॉकडाउन था। जैसे ही लॉकडाउन खुला उसके तुरंत बाद पंजाब की पूरी इंडस्ट्री एकदम चालू हो गई। एक तरफ इंडस्ट्री चालू हो गई, दूसरी तरफ धान की बिजाई का मौसम है, धान की सिंचाई का मौसम है, ऊपर से पंजाब का तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा है। ऐसे में खेतों को पानी दिया जाता है धान में, वो तुरंत सूख गया और ट्यूबवेल लगातार चल रहे हैं। और एकदम इस बिजली की मांग की वजह से मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से भी आ रही। विधानसभा सत्र शुरू हुआ है और शुरू होते ही हंगामा वहां पर हो रहा है। सीधा आपको वहीं ले चलेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है और खबर जो वहां से मिल पा रही है कि सत्र की शुरुआत में ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ने से मना कर दिया और लगातार हंगामा वहां पर हो रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र, नई सरकार बनने के बाद ये पहला विधानसभा सत्र, और ऐसे में हंगामा लगातार वहां पर हो रहा है। सत्र शुरू होते ही वहां पर हंगामा शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा जहां पर सत्र का पहला दिन, लेकिन सत्र शुरू होते ही वहां पर हंगामा हुआ। तो बड़ी खबर जिस पर नजर बनी हुई, पश्चिम बंगाल विधानसभा जहां पर भारी हंगामा, चुनाव बाद हिंसा के मामले को लेकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी ने विधानसभा में नारे लगाए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा, सत्र शुरू हुआ, लेकिन सत्र शुरू होते ही चुनाव बाद की हिंसा के मामले को लेकर लगातार वहां पर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने विधानसभा के अंदर ही नारे लगाए। लगातार हंगामा हो रहा है। आज सत्र का पहला दिन, शुरुआत में ही हंगामा, बीजेपी ने विधानसभा के अंदर ही नारे लगाए हैं। चुनाव बाद हिंसा मामले को लेकर नारेबाजी हो रही है। हिंसा के मामले को लेकर बीजेपी के विधायकों ने हंगामा वहां पर किया है। शुरुआत हुई थी सत्र की, लेकिन शुरुआत हंगामेदार रही। तो हिंसा के मामले को लेकर, यानी चुनाव बाद हिंसा के मामले को लेकर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया है और इस वक्त भी वहां पर हंगामा चल रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र सरकार बनने के बाद, ममता सरकार बनने के बाद पहला ये सत्र और आज उसका पहला दिन, लेकिन पहला दिन ही हंगामेदार, जिसमें चुनावों के बाद जिस तरीके से माहौल बना, हिंसा हुई, उसी मामले को लेकर लगातार बीजेपी के विधायक हंगामा कर रहे हैं। चुनाव बाद हिंसा का मामला लगातार गरमाया हुआ है। बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर भी नारेबाजी की है। आगे बढ़ेंगे। बिहार में अब तक विपक्षी नीतीश सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब बीजेपी विधायक हमलावर हो गए हैं। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का आरोप लगाया है। नीतीश के एक मंत्री मदन साहनी ने तो आरोप लगाया कि अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं है। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी कर डाली है।
ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, बीजेपी के मंत्री पैसे लेते ये आरोप लगाया गया ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू की तरफ से। और इसके साथ ही साथ नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है, ये तेजस्वी यादव यानी आरजेडी ने आरोप लगाया है। मंत्री जो नए आए हैं, दूसरे पार्टी से आए हैं, जो अभियंत्रण विभाग टाइप का, वो मतलब निर्माण से संबंधित विभाग का मंत्री है, जो हाईफाई मंत्री है, दूसरे पार्टी से आए हैं, उनके बारे में हमको पता चला कि कितने अभियंता सीनियर से लेके और सुपरिटेंडेंट तक कितने लोगों से भरपूर पैसे का दोष लिए हैं। इसलिए इस पर चाहिए भाजपा के मंत्रियों को, तो केंद्र को चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिए हैं कि जो कोई डर भय नहीं है, अपने हाईकमांड का डर भय नहीं है, छूट के पैसा ले रहे हैं, एक एक लोग जान रहा है कि पैसा ले रहे हैं। इसलिए उन लोगों को कम से कम केंद्र को चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर जांच करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। हमको न कोई लोभ है न लालच है। इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जगह मिला हुआ है, गाड़ी मिला हुआ है, इतना स्टाफ मिला हुआ है, इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि हम जब लोग का सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारे बात अफसर नहीं सुनेंगे, तो लोगों का काम नहीं होगा। और जब लोग का काम नहीं होगा तो हमको इतना बड़ा जगह नहीं चाहिए। मुखी जी के पास आपने बात रखी थी क्या इससे पहले? उनको सारा बात पता है। क्यों ऐसा क्या हो गया तब फिर ऐसा उन्होंने, इसका मतलब कि उनके ऐसा है तब तो अफसर इतना, अब उतना हम नहीं जानते, हम इस्तीफा कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका समेत कई देशों के पास एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद है और अब भारतीय सेना भी डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। ड्रोन अटैक के हमलों को रोकने और दुश्मन ड्रोन को हवा में ही मार गिराने के लिए जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से लेकर महत्वपूर्ण स्थानों तक एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की योजना भारतीय सेना ने बनाई है। इसके बारे में आज तक ने आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे से खास बात की। Character of warfare has been changing continuously, and the advent of drones and counter-drone systems has radically altered the way we think and how we will be having to fight in the future. जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन अटैक से सबक लेते हुए भारतीय सेना ने दुश्मन की ड्रोन वाली साजिश को मार गिराने की रणनीति तैयार कर ली है। जम्मू कश्मीर में रणनीतिक और सामरिक महत्व की इमारतों और प्रतिष्ठानों को 2 महीने के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान से लगी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थानों पर भी एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने का फैसला किया गया है। सरकार भी इसको लेकर बेहद गंभीर है। ये अलग अलग रिसर्च भारत में भी हो रहा है, विदेशों से भी टेक्नोलॉजी जरूरत पड़े तो हम लाने के लिए चर्चा करें। इसलिए हमारे पास अभी भी हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस का अभी अच्छे टेक्नोलॉजी है। जो भी ड्रोन आते हैं बहुत बार हम उसको ब्लास्ट किया है। हमारा सिक्योरिटी फोर्स ऐसा नहीं है हमारे पास कुछ भी नहीं है। जितने भी ड्रोन्स आया बहुत जगह जगह समय पर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर्स पे उस ड्रोन्स को फेस किया है, ड्रोन्स को ब्लास्ट किया है, डिस्ट्रॉय भी किया है। इसलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में और हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम भी ठीक वैसे ही होते हैं जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम। आपने शायद वो वीडियोस देखे होंगे जिसमें इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम हमास की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रहा है। एंटी मिसाइल सिस्टम जिस तरह दुश्मन की मिसाइलों को पहले ट्रैक करते हैं, फिर अपना निशाना लगाकर हवा में ही उसे मार गिराते हैं, उसी तरह एंटी ड्रोन सिस्टम भी दुश्मन के ड्रोन्स को ट्रैक एंड शूट की तकनीक पर काम करता है। जल्द ही भारतीय सेना को भी ऐसे ही एंटी ड्रोन सिस्टम्स की ताकत मिलने वाली। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने आज तक के साथ ये प्लान शेयर किया है। We are catering for both the offensive and use of drones, as also focusing on the defensive measures or the counter drone systems
or measures that we need to adopt to prevent any attacks on our critical facilities. पिछले 2 वर्षों से जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार और पैसे सप्लाई करने के काम में सीमा पार से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साल 2019 में ही जम्मू कश्मीर में सीमा के नजदीक पाकिस्तान के कई ड्रोन गिराए जा चुके हैं, जिनसे आतंकियों को हथियार पहुंचाए जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन्स देखे जाने की 300 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती का फैसला भले ही जम्मू में सैन्य ठिकाने पर पहले ड्रोन अटैक के बाद लिया गया हो, लेकिन इसकी जरूरत काफी वक्त से महसूस की जा रही थी। फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जिस तरह का हमला जम्मू एयर बेसिस पे हुआ है, अभी काफी बड़ी संख्या में इसकी जरूरत होगी। तो कब तक आपने कहा 6 महीने में ये आ जाएगा, कितनी जल्दी ये फोर्सेस को मिल पाएगा, कितनी तेजी से इसका प्रोडक्शन हो पाएगा? अभी इसमें थोड़ा सा पहले उनकी रिक्वायरमेंट पूरा हमको जानकारी होना चाहिए, फिर उसके बाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े कंपनी इन्वॉल्व हैं और बाकी भी बड़े कंपनीज हम इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो 6 महीने तो लगेगा प्रोडक्शन लाइन लगाने में। उसके बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका नंबर बढ़ा सकते हैं। हर एक महीने शायद 4-5 ऐसे भी रोल आउट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस करने के लिए भारतीय सेना सिर्फ डीआरडीओ के स्वदेशी ड्रोन्स का इस्तेमाल ही नहीं करेगी, बल्कि खबर तो ये भी है कि भारतीय सेना इजरायल से एंटी ड्रोन स्मैश 2000 खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। इजरायल के एंटी ड्रोन सिस्टम असल में एंटी ड्रोन राइफल है, जिनसे दुश्मन ड्रोन को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे ही एंटी ड्रोन तकनीक ड्रोन हंटर का इस्तेमाल अमेरिका भी करता है, जिसके कुछ एक्शन वीडियोस आप देख रहे हैं। और अब भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल होने वाला है जिनके पास अपने एंटी ड्रोन सिस्टम होंगे। ये मौजूदा वक्त की जरूरत है और भविष्य की तैयारी भी। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ गौरव सावंत, आज तक। गर्म हवाओं ने लोगों का जीना भी दूभर कर दिया है। अगले 36 से 48 घंटे तक तापमान इसी तरीके से रहेगा और लूएं चलती रहेंगी। दस से ज्यादा शहरों में तापमान 44 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। दुकानदार हैं, चाहे वो रोजमर्रा के जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। शहर शहर गर्मी का जबरदस्त कहर है। जुलाई में आसमान से बारिश की बूंदें नहीं बरस रही, सूरज आग बरसा रहा है। उत्तर भारत में लू चल रही है। दिल्ली में गर्मी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। दिल्ली के मंगेशपुर में पारा 45 के पार जा पहुंचा है। वहीं उत्तर भारत के कई शहरों में गर्म हवा की भट्टी एक तरीके से बनी हुई है। इतनी गर्मी है कि कूलर और एसी तक फेल हो गए हैं। आमतौर पर इस समय तक इन इलाकों में मानसून की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन मौसम विभाग ने सावधान कर दिया है कि अभी फिलहाल इस गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। तो अलग अलग की तस्वीरें दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर। जुलाई में मई जून का कहर। तस्वीरें गवाह हैं। सुबह सुबह दिल्ली में हीट वेव से कर्फ्यू के हालात है। कनॉट प्लेस की सड़कें सूनी हैं।
सुबह के सूरज में दोपहर जैसी भयंकर तपिश है। दिल्ली में गर्मी ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुरुवार को दिल्ली का तापमान 43.1 डिग्री दर्ज किया गया। जुलाई 2012 के बाद ये पारे की सबसे ऊंची छलांग है। वहीं तंदूर बनी दिल्ली को जल्द राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है, 7 जुलाई से पहले मॉनसून की संभावना नहीं है। इंडिया गेट की आज की तस्वीरें देखिए। आमतौर पर यहाँ सुबह के वक्त वर्जिश करने वालों की भीड़ रहती है, मगर गर्म हवा को देखते हुए लोगों की यहाँ आने की हिम्मत तक नहीं पड़ी। राष्ट्रपति भवन की ओर जाने वाली सड़क जैसे दहक रही है। सड़क से लेकर आसमान तक ऐसी लहर चल रही है मानो दिल्ली तंदूर की भट्टी बन गई है। राजधानी दिल्ली इन दिनों चिलचिलाती गर्मी से जूझ रही है। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ गर्म हवाओं ने लोगों का जीना भी दूभर कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस में। तस्वीरें आपको सुबह के वक्त की दिखाएंगे, जहां अमूमन सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ जो है वो मॉर्निंग वॉक पर नज़र आती है, लेकिन वीकेंड होने के साथ साथ गर्मी का पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग भी सुबह मॉर्निंग वॉक से बचते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में ही नहीं, गर्मी ने कनाडा और अमेरिका को भी झुलसा रखा है। कनाडा के लिटन शहर में पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं जंगल की आग उसे 50 के पार ले जाने पर तुली है। दिल्ली में गर्मी ने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो कनाडा की गर्मी ने 90 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। आज तक ब्यूरो। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गर्मी का कहर किस कदर है, लू की लहर है, कैसे झेल रहे हैं शहर। राजधानी दिल्ली इन दिनों चिलचिलाती गर्मी से जूझ रही है। दिल्ली में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ गर्म हवाओं ने लोगों का जीना भी दूभर कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस में। तस्वीरें आपको सुबह के वक्त की दिखाएंगे, जहां अमूमन सुबह के वक्त काफ़ी भीड़ जो है वो मॉर्निंग वॉक पर नज़र आती है, लेकिन वीकेंड होने के साथ साथ गर्मी का पारा जिस तरीके से बढ़ रहा है, लोग भी सुबह मॉर्निंग वॉक से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह के वक्त दिल्ली का जो तापमान है वो 34 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली वासियों को इस चिलचिलाती गर्मी और जो लू है उससे फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। दिल्ली एनसीआर में ग्रीष्म लहर का प्रकोप लगातार जारी है। गुरुवार को 45 डिग्री तक टेम्परेचर मापा गया है और आज यानी कि शुक्रवार को भी मौसम विभाग का प्रेडिक्शन यही है कि 42 से 44 डिग्री तक तापमान रहेगा। हालांकि एक छोटी उम्मीद की किरण ये है कि रात तक कुछ जगहों पर तेज हवाएं और हल्की बारिश की उम्मीद हो सकती है। जहां तक मानसून का सवाल है, मौसम विभाग ने हालांकि ये कहा है कि कम से कम 1 हफ्ता अभी इंतजार बाकी है। कैमरामैन सचिन के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। लखनऊ में भी गर्मी से हाल काफी बेहाल है। हम आपको दिखाते हैं इसी शहर की तस्वीरें। गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। एक तरफ बेतहाशा बढ़ता तापमान और दूसरी तरफ उमस भरी गर्मी ने लोगों की जिंदगी को मुहाल कर रखा है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की सड़कों पर सुबह से ही लोग बेहाल हैं, पसीने से लथपथ हैं। जिनको जरूरी है अपने काम के लिए जाना वो निकल रहे हैं, लेकिन परेशान कर रखा है गर्मी ने। गर्मी बहुत पड़ रही है। हाँ, गर्मी तो बहुत पड़ रही है। हाँ, गर्मी कभी इतनी ज्यादा गर्मी इस जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी है। 2-3 दिन से तो बहुत ज्यादा गर्मी है। कैसे हो पा रहा है, कैसे काम हो पा रहा है? आप लोगों को निकलना पड़ रहा है? नहीं सर, गर्मी की इस समय प्रेजेंट टाइम में गर्मी जो हो रही है 3-4 दिन से कंटिन्यू लगातार चल रही है गर्मी, और काम के हालात जो है, काम बहुत ढीला भी चल रहा है अभी हम लोग का। गर्मी की वजह से काम ढीला? गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से लोगों के काम पर भी असर आ रहा है। जो रोजमर्रा के लोग हैं, जो अपने रोजमर्रा के कामों के लिए निकलते हैं, उनके लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। जो तापमान बढ़ जाता है और उसके बाद उमस की वजह से दुकानदार हैं, चाहे वो रोजमर्रा के जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए सड़क पर निकलना मुश्किल हो रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक। राजस्थान के शहर भी गर्मी से झुलस रहे हैं। लगता है कि जैसे शहर भट्टी बन चुके हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हम लोग इस समय जुलाई के महीने में हैं, पर राजस्थान के लोगों को गर्मी से किसी प्रकार की राहत फिलहाल मिलती नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से जूस वाले, लस्सी वाले, छाछ वाले, नारियल पानी वालों की पोबारा हुई है।
ये है जयपुर की फेमस MI रोड और घनश्याम अग्रवाल जी की ये दुकान है, करीब 70 से ज्यादा साल पुरानी। और इस दुकान पर लगातार लोग लस्सी लेने के लिए आ रहे हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग चाहते हैं कि किसी तरह से अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें ताकि हीट स्ट्रोक ना हो। हमारे साथ एक नौजवान है, ये बताएं कि किस तरह से आप अपने आप को हाइड्रेट रख रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही है। सिंपल सी बात है, दो ही काम कर सकते हैं, या तो एसी में बैठ जाएं, बाहर निकले तो जितना ज्यादा वाटर कंज्यूम, लस्सी या फिर नारियल पानी कंज्यूम कर सकें। और दूसरी चीज, गर्मी इतनी तेज है कि बाहर निकलते ही या तो चक्कर खा के गिर जाएंगे या फिर टैन से पागल हो जाएंगे, टैन ही रिमूव करवाते रह जाएंगे। तो ये बताएं कि आप क्या घर से कम बाहर निकल रहे हैं या फिर निकल रहे हैं पर अपने आप को? मैक्स टू मैक्स 1 to 2 आवर्स, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि सेकेंडली तो एक तो कोविड का चक्कर है, दूसरा गर्मी ऑलरेडी है, तो दोनों अगर मिक्स हो जाएंगे तो वैसे ही जी नहीं पाएंगे। ये बताएं कि जो लोग आ रहे हैं वो मैं देख रहा था कई गिलास लेकर जा रहे हैं, पैक करवा के भी ले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, अधिकतर लोग पैक करा के ले जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ पे लोग कम से कम मतलब भीड़ करते हैं लोग। तो कोरोना काल में लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि अपना बचाव करें, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, पर आप जैसा देख सकते हैं लोग गाड़ियों में आकर लस्सी जो है वो लेकर जा रहे हैं, यहाँ से लस्सी पी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जूस, छाछ, लस्सी, नारियल पानी पीकर अपने आप को, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें ताकि हीट स्ट्रोक ना हो। राजस्थान के 10 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका था और श्रीगंगानगर जिले का अधिकतम तापमान 44 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया था। और फिलहाल लग नहीं रहा कि आने वाले कुछ समय में इस भीषण गर्मी से राजस्थान के लोगों को राहत मिलने वाली है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर, आज तक। पंजाब में तो और भी बुरा हाल है। एक तो सांस रोकने वाली गर्मी, ऊपर से बिजली की कटौती। विपक्षी नेता सड़कों पर है लेकिन आम जनता घरों में कैद है। उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में लोग गर्मी से तो बेहाल थे ही, लेकिन अब गर्मी से ज्यादा गर्मी की वजह से होने वाली परेशानियों से लोग बेहाल हो रहे हैं। कोरोना का लॉकडाउन खुलते ही जैसे इंडस्ट्रीज खुली तो बिजली की मांग एकाएक बढ़ गई। धान की बिजाई का सीजन आया तो बिजली की मांग एकाएक बढ़ गई। गर्मी एकदम बेहताशा बढ़ी तो लोगों ने एक साथ एसी, कूलर, पंखे चलाने शुरू कर दिए। अगर पंजाब की बात करें तो ये रास्ता हिमाचल के मनाली, लुधियाना, अमृतसर, रोपड़ को जाता है और इस रास्ते पर कल तक सन्नाटा होता था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, हिमाचल के बॉर्डर खुले हैं तो लोग लगातार हिमाचल की तरफ बढ़ रहे हैं गर्मी से निजात पाने के लिए। लेकिन आलम वहां पर भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। पूरे हिमाचल में जगह जगह पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, होटलों में डिमांड बढ़ गई है, किराए बढ़ गए हैं, लिहाजा किसी को भी कहीं पे चैन नहीं मिल रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में सरकार ने लोगों से अपील की है कि एसी ना चलाएं। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों का टाइम सुबह 8 बजे से सिर्फ दोपहर के 2 बजे तक कर दिया है। औद्योगिक अवकाश यानी कि इंडस्ट्रीज को बिजली सप्ताह के लास्ट में शनिवार और संडे को नहीं मिलेगी। ये वो कदम है जो पंजाब सरकार उठा रही है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में बिजली की मांग 14,500 मेगावाट है, लेकिन मिल रही सिर्फ 13,700 मेगावाट है। ऊपर से पैडी का सीजन है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बिजली विभाग के अधिकारियों को सचेत किया है कि बिजली के कट नहीं लगने चाहिए, लेकिन जब बिजली है ही नहीं तो कट लगेंगे ही। ऊपर से मौसम विभाग का कहना है कि हल्का वेस्टर्न डिस्टरबेंस बन रहा है, लेकिन इससे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। लिहाजा एक तरफ पारा बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ गर्मी से होने वाली समस्याएं। कुल मिलाकर लोगों को महामारी के इस दौर में बिजली की कमी और गर्मी से दो हाथ करने पड़ रहे हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। महंगाई के आगाज के साथ ही महंगाई की नई किश्त भी लोगों को परेशान करने को तैयार है। दूध से लेकर एटीएम से पैसा निकालने तक 1 जुलाई से सब कुछ महंगा हो गया है। इसके अलावा भी जुलाई की पहली तारीख इनकम टैक्स से लेकर बैंकिंग सेवाओं तक कई तरह के बदलावों के साथ आई है।
जुलाई का आगाज कई तरह के बदलावों के साथ हुआ है। एक तरफ जहां कई तरह की महंगाई की किश्त ये महीना साथ लेकर आया है, वहीं कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरी तरह के बदलाव भी इसी महीने से होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 जुलाई से क्या क्या महंगा होगा। अमूल का दूध 1 तारीख से 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। होम अप्लायंसेस में महंगाई की शुरुआत Xiaomi के स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन की कीमतों में 3 से 6% की बढ़त के साथ शुरू हो रही है। मारुति की कारों और हीरो की बाइक स्कूटर के दाम में 1 जुलाई से बढ़ोतरी कर दी जाएगी। SBI के ATM से 4 बार के बाद पैसे निकालने पर हर बार 15 रुपए और अलग से GST देना होगा। IDBI बैंक साल में केवल 20 पन्नों की चेकबुक फ्री देगा, जिसके बाद हर एक चेक के लिए 5 रुपए देने होंगे। 50 लाख रुपए से ज्यादा की कारोबारी खरीद पर अब 0.10% TDS काटा जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा परेशान फिलहाल तो दूध के दाम करेंगे। पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान आम लोग तो इस फैसले से बेहद नाराज हैं। महंगाई के अलावा भी कई और तरह के बदलाव 1 जुलाई से आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। सिंडिकेट बैंक समेत कुछ और बैंकों के ग्राहकों का IFSC कोड 1 जुलाई से बदल जाएगा। 1 जुलाई से 206 AB सेक्शन लागू हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल न करने पर 50 गुना ज्यादा TDS चुकाना होगा। लर्निंग लाइसेंस के लिए RTO जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन आवेदन के साथ ही घर से टेस्ट दिया जा सकेगा और पास होने पर घर पर ही लाइसेंस बनकर आ जाएगा। हालांकि 1 जुलाई से शुरू हुई तिमाही में छोटे बचत योजनाओं पर भी ब्याज दर घटने की आशंका थी, लेकिन सरकार ने फैसला किया है कि 30 सितंबर तक मौजूदा ब्याज दरें बरकरार रहेंगी, जो छोटी जमा योजनाओं वालों के लिए बड़ी राहत होगी। आज तक ब्यूरो।